हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु ओझा। और जैसा कि आप जानते हैं, ये लेक्चर सीरीज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड है, जो कि टेक्स्ट बुक आर एस शर्मा को कम्प्लीटली डिस्कस करने के लिए बनाई गई है, ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन फेस करते हैं तो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर हों। और अब हम डिस्कस करेंगे चालकोलिथिक कल्चर या चालकोलिथिक सेटलमेंट्स, जो इस बुक का चैप्टर 9 है। चालकोलिथिक कल्चर्स। तो चालकोलिथिक पीरियड जब हम डिस्कस करते हैं तो वो आता है नियोलिथिक पीरियड के बाद में। तो जैसे ही एंड आया नियोलिथिक पीरियड का, तो नियोलिथिक पीरियड तक जो टूल्स थे या जो भी इंप्लीमेंट्स यूज हो रहे थे वो सब स्टोन के यूज हो रहे थे। कुछ जगह हमने बोन के इंप्लीमेंट्स भी देखे, बट चालकोलिथिक पीरियड से शुरू हुआ यूज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का यूज होना चालू हुआ और पहला मेटल जो यूज हुआ था, फर्स्ट मेटल विच वाज यूज्ड वाज कॉपर। तो कॉपर वो पहला मेटल था और कई सारे कल्चर्स हमें मिलते हैं जहाँ पे कॉपर और स्टोन के इम्प्लीमेंट्स यूज हुए, कॉपर प्लस स्टोन के इम्प्लीमेंट्स यूज हुए, जिनको हम बोलते हैं चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक, या हम कह सकते हैं कॉपर स्टोन फेस भी हम इसको कह सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम बात करें तो जो चालकोलिथिक है, चालकोलिथिक स्टेज है, ये बेसिकली यूज होता है प्री हड़प्पन फेज के लिए। किसके लिए यूज होता है? प्री हड़प्पन फेज के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि हड़प्पन कल्चर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते थे, वो एक अर्बन ब्रॉन्ज कल्चर था। और उससे पहले जो हम फेज हिस्टोरिकली टेक्नोलॉजिकली मानते हैं वो है चालकोलिथिक फेज। जो चालकोलिथिक पीरियड है वो नियोलिथिक और हड़प्पन के बीच में आता है। और पर फिर भी इंडिया के कई पार्ट्स में जब हम एक्सकवेशंस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो चालकोलिथिक कल्चर है वो ब्रॉन्ज हड़प्पन कल्चर को फॉलो करता है या उसके बाद है। तो इन मेनी पार्ट्स इन इंडिया चालकोलिथिक कल्चर फॉलोज ब्रॉन्ज एज हड़प्पन कल्चर। तो इसलिए हम प्रिंसिपली इन कल्चर्स को लेटर पार्ट ऑफ मैच्योर हड़प्पन कल्चर या उसके एंड में कंसीडर करते हैं। एक्चुअली हमने हड़प्पन कल्चर को या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने 3 फेज में बांटा हुआ है, एक तो प्री, एक मैच्योर जो कि प्रॉपर कल्चर था, और एक पोस्ट। तो जो लेटर पार्ट है मैच्योर हड़प्पन कल्चर का या उसके एंड के बाद, उसमें हम चालकोलिथिक कल्चर्स पाते हैं कई जगह इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो जो चालकोलिथिक पीपल थे वो बेसिकली स्टोन और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे, ये हमने पढ़ाई है, स्टोन प्लस। पर कभी कभी किस जगह पे ओकेजनली हमें क्या मिलते हैं, लो ग्रेड का ब्रॉन्ज भी मिलता है और साथ में हमें आयरन भी मिलता है, इवन आयरन। और आयरन का अगर हमें सिंबल देखना तो आयरन का सिंबल है Fe केमिस्ट्री के हिसाब से। तो लो ग्रेड ब्रॉन्ज और आयरन भी मिलता है हमें स्टोन और कॉपर इंप्लीमेंट्स के साथ। और ये प्राइमरीली क्या थे? प्राइमरीली अर्बन नहीं थे, रूरल कम्युनिटीज थे। रूरल कम्युनिटीज थे जो कि वाइड एरिया में स्प्रेड हुए थे, खासकर जहाँ पे हिली लैंड हो और साथ में क्या हो उनको, और क्या चाहिए था? रिवर्स। तो यहाँ पे ये कल्चर्स स्प्रेड किए हुए थे। ऑन द अदर हैंड अगर हम हड़प्पन्स की बात करें तो हमने भी डिस्कस किया, वो ब्रॉन्ज यूज करते थे। साथ में वो कैसा कल्चर था, रूरल या अर्बन? वो एक अर्बन कल्चर था, देवर अर्बनाइज्ड। जो भी वो प्रोड्यूस करते थे अपने फ्लड प्लेन्स में, और कौन से फ्लड प्लेन में वो रहते थे? बेसिकली इंडस वैली। इसी लोकेशन की वजह से हम हड़प्पन कल्चर को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो जो चालकोलिथिक फेज की सेटलमेंट्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? वो हमें देखने को मिलती है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। साथ में हमें देखने को मिलती है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। और साथ ही हमें देखने को मिलती है सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा एरिया में चालकोलिथिक सेटलमेंट स्प्रेड हुई हैं।
अगर हम साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात करें, साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पे दो साइट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है अहर, AHAR अहर, और दूसरी है गिलुंड, GILUND। ये लोकेटेड कहाँ है? दे आर लोकेटेड इन द ड्राई जोन्स ऑफ बनास वैली। दे आर लोकेटेड इन द ड्राई जोन्स ऑफ बनास वैली। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये राजस्थान का बॉर्डर चालू हो गया। यहाँ पाकिस्तान की साइट्स दिख रही हैं, जैसे छनहुद्र हो गई, मोहिंजोदड़ो हो गया, और साथ ही आपको दिख रही है यहाँ पे ये रहा अहर और ये रहा गिलुंड, जो दो साइट्स को मैंने आपके आगे मेंशन किया साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। कौन सी साइट्स? चालकोलिथिक सेटलमेंट की। वहीं अगर हम वेस्टर्न एमपी की बात करें, अच्छा वेस्टर्न एमपी का जोग्राफिकल नेम क्या है, वहाँ पे कौन सा प्लेटो मिलता है, उसके हिसाब से मालवा रीजन। तो वेस्टर्न एमपी को हम मालवा रीजन मिलते हैं। वहाँ पे हमें दो मेन साइट्स हैं जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है कायत, KAYATHA, और दूसरी साइट है हमारी ईरान, ERAN। इन दो साइट्स को भी हम देखेंगे मैप के ऊपर। तो ये रहा आपका ईरान और ये रहा आपका कायत। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा डेंसिटी दी गई है साइट्स की, और ये सभी साइट्स जो हैं, जैसे मैंने आपको प्लेटो रीजन बताया, हिली एरिया में है और रिवर्स के आसपास फैली हुई हैं। आगे चलते हैं। तो मालवा जो रीजन था उसमें जो मालवा वेयर था, मतलब जो यूटेंसिल्स यूज़ करते थे मालवा वेयर, वो कैरेक्टरिस्टिक था मालवा चालकोलिथिक कल्चर का, जो कि सेंट्रल प्लस वेस्टर्न इंडिया में एग्जिस्ट करता था। और पूरे चालकोलिथिक सिरेमिक्स को हम डिस्कस करें तो उनमें से सबसे रिचेस्ट था, सबसे रिचेस्ट ऑफ चालकोलिथिक सिरेमिक्स। और ये जो पॉटरी और रिलेटेड कल्चरल एलिमेंट्स है, ये कहाँ परकुलेट करते हैं? ये अपीयर भी करते हैं उसके जस्ट पास महाराष्ट्र में भी। हालांकि जो सबसे ज़्यादा एक्सकवेशंस हुई हैं, बिकॉज आप देखिए, आप एंशिएंट हिस्ट्री को अगर स्टडी करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के बेस पे रियलाइज करते हैं कि तब कैसा लाइवलीहुड एग्जिस्ट करता था, या आप कभी कभी करंट जो ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं उनके कल्चरल एलिमेंट से एनालॉगस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस जो हुई हैं मोस्ट एक्सटेंसिव, वो हुई हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर। तो कई सारी ज़रूरी आर्कियोलॉजिकल चालकोलिथिक साइट्स है जो हमें मिलती है, जैसे कि जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद। ये सारी जो साइट्स हैं ये लोकेटेड है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही हमें पुणे डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट मिलती हैं। तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में कौन सी साइट्स हैं? वो है चंदोली, सोनगांव, SONGAON, साथ ही इनाम गांव, INAMGAON, इनाम गांव। ये हमें साइट्स मिलती है पुणे डिस्ट्रिक्ट में। दो इंपॉर्टेंट साइट और है महाराष्ट्र से रिलेटेड, एक तो है प्रकाश और दूसरी है नासिक, प्रकाश और नासिक। तो ये आप देख सकते हैं कितना एक्सटेंसिव एक्सकवेशन हुआ है महाराष्ट्र के रीजन में। फिर अगर हम बात करें तो हमने बात करी, एक टर्म यूज करी वहां पे, जोरवे कल्चर। क्या बोला हमने? जोरवे कल्चर। ये बेसिकली एक टाइप साइट है, एक टिपिकल साइट है जो लोकेटेड है कहाँ पे? आप समझ सकते हो रिवर के पास ही होगी, पर कौन सी रिवर के पास है? ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ परावरा रिवर। तो परावरा रिवर के लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है ये एरिया आपकी जोरवे साइट। और परावरा रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हमने अभी पढ़ा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो जोरवे साइट है। तो मैंने आपको एक बात आई थी, मालवा कल्चर के कुछ एलिमेंट्स महाराष्ट्र में भी आए थे, तो इसलिए मालवा कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है, या जोरवे कल्चर वो करता है मालवा कल्चर को। मालवा कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें मिलता है जोरवे कल्चर पे। प्लस हमें
जो नियोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ था उसका भी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं नियोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ के भी हमें एलिमेंट्स किस में मिलते हैं, जोरवे कल्चर के बीच में। और अगर हम इसकी टाइम स्टैंपिंग करना चाहें या हम बताएं कि किस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था, तो ये था अराउंड सर्का 1400 टू 700 बीसी। और ये मॉडर्न महाराष्ट्र का कौन सा हिस्सा कवर करता था, तो ऑलमोस्ट पूरा मॉडर्न महाराष्ट्र कवर करता था एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक एरियाज जैसे कि कौन सी, विदर्भ प्लस कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो जोलवे कल्चर था वो मोटा मोटी पूरा महाराष्ट्र कवर करता था, एक विदर्भ और कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण को छोड़ के, और एग्जिस्ट करता था 1400 से 700 बीसी के बीच में। फिर हम बात करें जो जोरवे कल्चर था, आप समझ ही चुके हैं कि चालकोलिथिक कल्चर था, तो ये क्या था, ये रूरल था। पर मैंने आपको बताया ही था कि एक टाइप साइट थी, तो इसकी दो साइट्स हैं या दो हैबिटेशंस हैं जिसको हम अर्बन भी कह सकते हैं, जो कि अर्बन स्टेज ऑलमोस्ट रीच कर चुकी थी। दो सेटलमेंट्स इसकी वो कौन कौन सी थी, एक तो थी दायमाबाद और दूसरी थी इनाम गांव। ये जो दो साइट्स हैं वो जोरवे कल्चर से बिलोंग करती थी एंड दे हैड रीच्ड ऑलमोस्ट अर्बन स्टेज, बट प्रीडोमिनेटली अगर हम बाकी सब सेटलमेंट्स की बात करें तो जोरवे कल्चर वाज अ रूरल इन नेचर। फिर हम बात करें कि ये महाराष्ट्र की जितनी भी साइट्स हैं ये लोकेटेड है सेमी एरिड एरियाज में, सेमी एरिड एरियाज में। अगर आपको इन जोग्राफिकल टर्म्स का डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो जब हम जोग्राफी पढ़ेंगे तो हम एरिड, सेमी एरिड और बाकी सब तरह के जोग्राफिकल रीजन्स को खूब डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो सेमी एरिड रीजन्स थे दे मोस्टली हैड ब्राउन ब्लैक सॉइल, दे हैड ब्राउन ब्लैक सॉइल। और हमें यहाँ कैसी वेजिटेशन देखने को मिलती थी, तो हमें वेजिटेशन देखने को मिलती थी बेर और बबूल। पर ये तो आप जानते हैं ये सब रिवर के किनारे थे, सो दे फेल इन रिवराइन ट्रैक्ट्स, जिसकी वजह से इन सेटलमेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती थी। साथ में हम नवदतोली की बात करते हैं, तो नवदतोली कहाँ लोकेटेड था, तो NAVDATOLI, नवदतोली लोकेटेड था ऑन नर्मदा, इट वॉज लोकेटेड ऑन नर्मदा। और ये तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ कि जितनी भी चारकोलिथिक साइट्स हैं ये जोरवे कल्चर की, इसमें एलिमेंट्स इंक्लूड करते थे किसके, किस चीज़ के इंग्रेडिएंट्स मिलते थे, नियोलिथिक साइट्स में, नियोलिथिक साइट्स ऑफ साउथ इंडिया। साथ ही अब हम थोड़ा नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, ईस्टर्न पार्ट की तरफ, तो हमें विंध्या रीजन में कई सारे चालकोलिथिक साइट्स मिलते हैं। विंध्या रीजन ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, विंध्या रीजन ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। अगर हम और ईस्ट जाते हैं ईस्टर्न इंडिया में, अगर हम और ईस्ट जाते हैं ईस्टर्न इंडिया में, तो एक इंपॉर्टेंट साइट है, एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है जिसका नाम है चिरांद। आपको याद होगा चिरांद 4 रिवर्स के जंक्शन पे था, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थी घेंजेस। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका पांडु राजर ढीबी। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड था, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट साइट है महिष दल, ये लोकेटेड था बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, BIRBHUM, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सभी चालकोलिथिक साइट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ एडिशनल साइट्स भी हैं जो नोटेबल एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सेनापुर, सोनपुर, तारादी, ये सब लोकेटेड है बिहार में। साथ ही ईस्टर्न यूपी की कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे कि खैरादी, KHARIADIH, और नरहान, कैरादी और नरहान,
ये लोकेटेड है ईस्टर्न यूपी के अंदर। तो जो चालकोलिथिक पीपल थे वो क्या यूज करते थे, यूज टाइनी टूल्स एंड वेपन्स जो कि स्टोन्स के बने होते थे, चालकोलिथिक जो कि बने होते थे स्टोन्स के, और जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता था, खासकर स्टोन ब्लेड्स और ब्लेड लेट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते थे। और कई सारी प्लेसेस में खासकर साउथ इंडिया के अंदर स्टोन बेड इंडस्ट्री ने काफी फ्लरिश किया और स्टोन एक्सिस भी कंटिन्यूली यूज होती रही। तो स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री फ्लरिश्ड, प्लस क्या कंटिन्यू रहा, द यूज ऑफ स्टोन एक्सिस। अब ये तो आप समझ चुके हैं कि इतने सारे स्टोन यूज हो रहे थे, स्टोन के इंप्लीमेंट्स थे, सो दीज टाइल साइट्स वर ऑब्वियसली लोकेटेड नियर द हिल्स, नियर द हिल्स, हिली एरियाज के पास ये सभी साइट्स लोकेटेड थी बिसाइड रिवराइन ट्रैक्ट्स। कुछ सेटलमेंट्स में हालांकि हमें लार्ज नंबर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो अगर एग्जांपल लें अहर का और गिलुंद का, तो इतने सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स हमें ये भी पता चलता है उनकी लोकेशन क्या थी। एक्सकवेशन में पता चला कि मोर और लेस अहर और जो गिलुंद था वो लोकेटेड था इन, हम पढ़ चुके हैं, ड्राई जोन्स ऑफ बनास वैली। अब जो बाकी कंटेम्प्रेरी चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स थे, जो अहर था वहां पे हमें कोई भी माइक्रोलिथ्स नहीं मिलते, साथ ही हमें वहां पे स्टोन एक्सिस और ब्लेड्स भी नहीं मिलते। और इससे जुड़े जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उसमें इंक्लूड है कई सारे फ्लैट एक्सिस, बैंगल्स, कई सारे शीट्स जो कि सबके सब किसके बने हुए थे, कॉपर के। हालांकि हमें एक ब्रॉन्ज शीट भी मिलती है। जो कॉपर था वहां पे लोकली अवेलेबल था, कॉपर वाज लोकली अवेलेबल। तो इसका मतलब जो अहर के लोग थे वो स्मेल्टिंग प्रैक्टिस करते थे, तभी वो कॉपर बना पाते थे, और से मेटलर्जी प्रैक्टिस करते थे शुरुआत से ही, फ्रॉम वेरी आउटसेट। इसलिए जो अरहर है इसका ओरिजिनल नेम क्या था आप जानते हैं? अहर का ओरिजिनल नेम था, ओरिजिनली द नेम ऑफ अहर वाज तांबावती। तांबावती, तांबा टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? कॉपर के लिए। इसका मतलब अ प्लेस दैट हैज कॉपर, यही था अहर का ओरिजिनल नेम। तो अहर की अगर हम डेटिंग करना चाहें तो अगर किस टाइम पीरियड के बीच में था, तो अहर इज डेटेड बिटवीन 2100 टू 1500 बीसी। और गिलुंद को हम इसी का एक रीजनल सेंटर मानते हैं अहर के साथ। तो जो गिलुंद है इसमें कुछ फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, कुछ ही फ्रेगमेंट्स मिलते हैं कॉपर के, प्लस यहाँ पे स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री भी थी, स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री भी थी। और जो फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सिस हैं, ऐसी एक्सिस हमें कहाँ मिलती हैं? जोरवे और चंदौली में। फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सिस हमें मिलती है जोरवे में और चंदौली में। और अब तो आपको पता ही होगा जोरवे और चंदौली कहाँ लोकेटेड थे, तो मित्रों ये लोकेटेड थे महाराष्ट्र में। हमें इनफैक्ट चंदौली में अंदर कॉपर चिजल्स भी मिलते हैं, CHISELS कॉपर चिजल्स भी मिलते हैं हमें कहाँ? चंदौली में। अब जो चालकोलिथिक पीपल थे वो किस तरह की पॉटरी यूज करते थे? तो काफी अलग अलग टाइप्स की पॉटरी यूज करते थे, जिसमें से एक एग्जांपल है ब्लैक एंड रेड वेयर, जो कि काफी प्रेवलेंट रहा सीमिंग फ्रॉम 2000 BC ऑनवर्ड्स। जो ब्लैक और रेड वेयर था वो काफी प्रेवलेंट,
ये देखिए उसका डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। साथ ही जो पॉटरी थी वो व्हील पे बनाई जाती थी, इट वॉज थ्रोन ऑन व्हील्स, और ओकेजनली उसको पेंट किया जाता था, इट वॉज पेंटेड विद वाइट, सफेद रंग के वाइट लीनियर लाइनदार डिजाइंस। आप देख रहे हैं इसमें कैसे लीनियर डिजाइन है, वाइट लीनियर डिजाइंस। तो ये हमें मिलते थे ब्लैक और रेड वेयर जो चारकोलिथिक टाइम पीरियड की पॉटरी थी। तो ये जो था हमें ऑलमोस्ट सारे एरिया में मिलता है, केवल राजस्थान, एमपी या महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि उन हैबिटेशंस में भी मिलता है जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल में थी। जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे थे, एमपी में रह रहे थे, बिहार में रह रहे थे, वो चैनल स्पाउटेड पॉट्स भी बनाते थे, चैनल स्पाउटेड पॉट्स। साथ में वो बनाते थे डिशेस ऑन स्टैंड, डिशेस ऑन स्टैंड, और वो क्या बनाते थे, बाउल्स ऑन स्टैंड, बाउल्स ऑन स्टैंड। अगर हम ये सोचें कि जो ब्लैक और रेड वेयर यूज करते थे वो सारे लोग एक ही कल्चर के थे, तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। कुछ वैरायटी हम अभी तक पढ़ ही चुके हैं, अहरगुलुंद की अलग, मालवा कल्चर की अलग, जोरवे कल्चर की अलग, और सब जगह हमें ब्लैक और रेड वेयर मिल रहा है। सो ऑल द पीपल ड्यूरिंग चारकोलिथिक टाइम पीरियड जो ब्लैक और रेड वेयर यूज कर रहे थे वो सब एक कल्चर से बिलोंग नहीं करते थे। जो ब्लैक और रेड पॉन्ट्री मिलती है, ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी मिलती है महाराष्ट्र से, एमपी से, राजस्थान से, वो तो थी पेंटेड। पर अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो ऐसे पेंटेड पॉट्स हमें बहुत कम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ईस्टर्न इंडिया से पेंटेड पॉट्स नहीं मिलते। अब जो साउथ ईस्ट राजस्थान में रह रहे थे, वेस्टर्न एमपी में रह रहे थे, वेस्टर्न महाराष्ट्र में रह रहे थे, देखो इसको बार बार रिपीट करने का बेनिफिट ये है कि कभी भी अगर चारकोलिथिक टाइम पीरियड पे डिस्कशन आता है तो उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट आपको हमेशा याद रहेगा। तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न एमपी, वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे थे और बाकी जगह भी, वो क्या करते थे, एक तो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब आप देख रहे हैं ये जो फीचर्स हैं ये कंटिन्यू हुए नियोलिथिक टाइम पीरियड से, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो दे रियर्ड काउस, शीप, गोट, पिग, बफलो, इनको रियर करते थे, इन एनिमल्स को, काउ, शीप, गोट, पिग और बफलो। साथ ही वो डियर को हंट करते थे। कई कई जगह हमें कैमल के भी रिमेन्स मिलते हैं, कैमल के भी रिमेन्स, चारकोलिथिक पीरियड में हमें कैमल के रिमेन्स मिलते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि दे वर नॉट एक्वेंटेड विद हॉर्स, हॉर्स से वो परिचित नहीं थे। आगे अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल रिमेन्स हमें और मिले हैं, हालांकि उसके बारे में क्लियर नहीं है, काइंड ऑफ कंफ्यूजन है कि या तो वो हॉर्स भी हो सकता है, या वो डोंकी भी हो सकता है, या वो वाइल्ड एस भी हो सकता है। अगर फूड हैबिट्स की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन फूड हैबिट्स थी, जिसमें वो सर्टेनली बीफ भी खाते थे और पोर्क भी खाते थे। दूसरा एक बड़ी रिमार्केबल बात यह है कि ये जो लोग थे ये प्रोड्यूस करते थे व्हीट, राइस, और इन स्टेपल क्रॉप्स के अलावा वो बाजरा भी कल्टीवेट करते थे। और कई सारी जगह में हमें और एक्सकवेशंस के दौरान पता चला कि कई सारी पल्सेस भी वो प्रोड्यूस करते थे, सेवरल पल्सेस, जैसे कि लेंटिल, जिसको हम मसूर की दाल बोलते हैं, मसूर, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम और ग्रास की। तो इस तरह की पल्सेस वो प्रोड्यूस करते थे। तो ये सारे ऑलमोस्ट सभी फूड ग्रेन्स हमें मिलते हैं एक साइड पे, नवद तोली। और अगर दो चीजें मैं साइड से जुड़ी आप पूछना चाहूँ कि कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड थी और कौन सी स्टेट में,
तो कौन सी रिवर के साथ थी? ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, और द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। और कौन सी स्टेट में लोकेटेड थी? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब जितने सीरियल्स हमें नवदतोली में मिलते हैं, किसी भी और साइट में पूरे इंडिया में हमें इतने सीरियल्स नहीं मिलते। और जो नवदतोली के लोग थे ये बेर भी प्रोड्यूस करते थे और लिनसीड भी प्रोड्यूस करते थे। ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बेर एंड लिनसीड। क्योंकि ये लोग ब्लैक कॉटन सॉइल डेक्कन में रहते थे, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन। तो यहाँ पे ये लोग कॉटन भी प्रोड्यूस करते थे, यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन भी पाए गए। साथ ही राई, बाजरा और कई सारे मिलेट्स भी कल्टीवेट होते थे लोअर डेक्कन में, लोअर डेक्कन में। आगे अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें चालकोलिथिक पीरियड में, तो ईस्टर्न इंडिया में जैसे कि एग्जाम्पल बिहार और वेस्ट बंगाल में हमें एक्सकवेशन के दौरान फिश हुक्स भी मिले हैं, फिश हुक्स। साथ में हमें मिला राइस। तो इससे ये पता चलता है ईस्टर्न रीजन में चालकोलिथिक टाइम पीरियड में जो फिश और राइस था ये एक पॉपुलर डाइट थी, और आज भी कंट्री के इस पार्ट में ये एक पॉपुलर डाइट है। इट इज स्टिल अ पॉपुलर डाइट इन दैट पार्ट ऑफ कंट्री। फिर हम बात करें, वापस आए अगर राजस्थान की तरफ, तो कई सारी सेटलमेंट जो हमें बनास वैली में मिलती हैं वो स्मॉल हैं, पर इसमें से कुछ बड़ी हैं जो हमने बात करी थी, अहर और गिलुंद, अहर और गिलुंद। ये स्प्रेड है नियरली 4 हेक्टेयर्स में। आगे का हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।